हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्माविंस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट अप्रूवल। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर, और इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक पूरा देखते रहिए। आपको मैं इस वीडियो में बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक को समझाने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ड्रग अप्रूवल प्रोसेस इंडिया में किस तरीके से होता है। ठीक है, ड्रग अप्रूवल प्रोसेस इन इंडिया। द रेगुलेटरी सिनेरियो इन इंडिया इज चेंजिंग वेरी फास्ट एंड DCGI, ये जो DCGI है वो क्या होता है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये DCGI का फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो DCGI is coming up with precise guideline on each topic. The documentation for product registration in India has become at par with US FDA and seems to objective of DCGI so that data generated in India is acceptable globally. दोस्तों, इस पूरी बात का निचोड़ ये है, इस पूरी जो पैराग्राफ है इस बात का मतलब ये है कि हमारे इंडिया में भी जो स्टैंडर्ड या जो गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं और जो नए नए जो भी रेगुलेशंस लाई जा रही हैं, वो इस तरीके से उन स्टैंडर्ड्स को जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि हमारा जो इंडिया में जो भी प्रोडक्ट अप्रूव किए जाएं वो ग्लोबली जो है वो एक्सेप्टेबल हों। मतलब ग्लोबल लेवल पे जो है वर्ल्ड वाइड उनको एक्सेप्ट किया जा सके। जो हमारे गाइडलाइंस है या जो हमारे प्रोडक्ट जो बने वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के बने। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ ड्रग रेगुलेशन इन इंडिया, तो अपने यहाँ जो इंडिया में ड्रग रेगुलेशन की क्या हिस्ट्री रही है, तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलकर यहाँ पर हम बात करते हैं। बैक टू द ब्रिटिश रूल व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स वर इम्पोर्टेड। ब्रिटिश रूल के दौरान जो है वो ज़्यादातर ड्रग्स वो क्या की जाती थी, इंपोर्ट की जाती थी इंडिया में। अपने यहाँ एक जो बहुत ही बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं ICMR। ICMR का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसे क्रिएट किया गया था 1949 में टू गाइड एंड मैनेज मेडिकल रिसर्च। ठीक है, मेडिकल रिसर्च को फैसिलिटेट करने के लिए, गाइडेंस के लिए और मैनेज करने के लिए ICMR को जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था, क्रिएट किया गया था 1949 में। तो जो फर्स्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट थी वो आई थी 1940 में, जो कि हम सभी लोग जानते हैं, एंड इट वाज लेटर अमेंडेड एज द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स इन 1945। ठीक है, तो जो एक्ट आई थी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वो थी 1940 में, और जो इसके जो रूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट या अमेंड किए गए थे वो 1945 में। तो 1945 अमेंडमेंट एस्टेब्लिश्ड द CDSCO। CDSCO का मतलब होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एंड DCGI इसका मतलब होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन सभी का मैंने आपको जो फुल फॉर्म है, जो टर्मिनोलॉजी है वो समझाई है यहाँ पर। आप में से मुझे बताइए कि जो फुल फॉर्म है CDSCO और DCGI का वो क्या है, क्या मैंने बताया है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आगे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ तो बात हुई हमारी जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसकी हमने अभी अभी हम लोगों ने बात करी है। तो वो तो 1940 और 1945 ये तो हमें पता है।
पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि पीसीआई जो एक्ट थी वो कब आई थी। ठीक है, कौन से ईयर में पीसीआई एक्ट जो है वो लाई गई थी। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। A specific sub-drugs in cosmetic act was developed called Schedule Y। दोस्तों शेड्यूल वाई ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के दौरान आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो किस लिए होता है शेड्यूल वाई, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वैसे मैं बता देता हूँ, शेड्यूल वाई हम लोग, अच्छा मैं दो ऑप्शन देता हूँ। शेड्यूल वाई क्या हम क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, या शेड्यूल वाई में जो है वो क्लिनिकल ट्रायल के स्पेसिफिकेशन रेगुलेशंस जो हैं वो दिए गए हैं, या फिर शेड्यूल वाई जो है वो जीएमपी के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ये दो ऑप्शन है, इसमें से एक सही है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वॉज क्रिएटेड इन 1986 टू फैसिलिटेट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद बात आती है आईसीएमआर। आईसीएमआर इशूड द इथिकल गाइडलाइन फॉर बायोमेडिकल रिसर्च ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट्स इन 2000 एंड सीडीएसयू रिलीज द इंडियन गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस, जिसे हम शॉर्ट में जीसीपी गाइडलाइंस भी कहते हैं, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस इन 2001। ठीक है, तो ये कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट्स थे, हिस्ट्री ऑफ ड्रग रेगुलेशन इन इंडिया। इस तरीके से ड्रग रेगुलेट होती आ रही थी इंडिया में। अब जो है धीरे धीरे टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड हो गई हैं, अपडेट होती चली जा रही हैं, और स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस भी अपडेट होती चली जा रही हैं। तो अब इसी फॉर्म में हम लोग आगे बात करते हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए कौन रेगुलेटरी अथॉरिटी में कौन कौन से मेंबर्स हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर है हेल्थ सेक्रेटरी, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उनके अंडर है हेल्थ सेक्रेटरी। इनके अंडर काम करते हैं DGHS, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, फुल फॉर्म इसका है, शॉर्ट में कहते हैं DGHS, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। और कौन कौन है मेंबर्स इसमें, DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। फिर इसके बाद आते हैं CDL और CTDL, जो ये क्या है, गवर्नमेंट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती हैं, तो इन्हें कहते हैं सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी। ठीक है, और सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब हम बात करें यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, तो इसके अंदर आता है NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी और प्राइसिंग रेगुलेशंस। तो ये जो NPPA जो होता है, इसका काम होता है नेशनली, मतलब पूरे जो है इंडिया लेवल पर फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग को सेट करना, रेगुलेट करना। ठीक है, जो MRP वगैरह होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो जो है निर्धारित करना कि इसके बियॉन्ड ना हो। इस तरीके के इसेंशियल जो ड्रग्स हैं या इमरजेंसी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके लिए, ठीक है, खास तौर से, तो ये NPPA के अंडर में ये सारी चीज़ें आती हैं, NPPA रेगुलेट करती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर और भी मेंबर्स की, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, तो इसके अंडर आता है एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, और इसके ही अंडर में होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है पूरा रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, और इस तरीके से ये फॉर्म हो जाती हैं स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, जो है FDA। अब ये सारे के सारे जो हैं वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, और ये उनके
बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। आगे हम बात करें यहाँ पर एट द सेंट्रल लेवल, DCGI under the Ministry of Health and Family Welfare approves the drug or medical devices for marketing. Manufacturing licenses are approved at the state level by state drug control authorities. Monitoring is also performed by state agencies in coordination with the CDSCO. देखिए स्टेट लेवल पे जो है वो स्टेट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि अप्रूव करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस देती हैं, ठीक है, ड्रग और मेडिकल डिवाइसेस की मार्केटिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, इन्हें अप्रूवल प्रोवाइड करती हैं इन कोऑर्डिनेशन विद CDSCO। जबकि जो स्टेट लेवल की अगर हम बात कर रहे थे, अब यहाँ पर हम सेंट्रल लेवल की अगर बात करें तो हमारी जो CDSCO है वो कंट्रोल करती है सभी तरीके की जो जितने भी स्टेट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं उनको मॉनिटर करती है, कोऑर्डिनेट करती है और कंट्रोल करती है, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्टिंग और कंडक्टिंग अ क्लिनिकल ट्रायल रिक्वायर्स परमिशन। जाहिर सी बात है कि किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए या कोई भी उस प्रोडक्ट के लिए क्लिनिकल ट्रायल जो है वो कंडक्ट करने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी से। उसके लिए जो है फॉर्म एक अप्लाई करना पड़ता है, फॉर्म 44 एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करना पड़ता है। अब जो एप्लीकेशन होता है वो फॉलो करता है इंटरनेशनल सबमिशन रिक्वायरमेंट्स फॉर अ कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, इसे हम शॉर्ट में CTD कहते हैं, ठीक है। और इसके 5 मॉड्यूल्स होते हैं। CTD की तरह ही होता है ECTD, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। दोस्तों ये जो CTD और ECTD है, अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो यहाँ तक समझ में आ रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोगों के सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने में। तो इसीलिए मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं, इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। आपको एक एक चीज़ मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है CTD ट्रायंगल, ठीक है, और इसमें क्या है 5 मॉड्यूल्स होते हैं। 5 मॉड्यूल्स कौन कौन से, अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये है मॉड्यूल 1, ठीक है, तो इसमें होता है रीजनल एडमिन इंफॉर्मेशन। अब जो मॉड्यूल 2 होता है, मॉड्यूल 2 में होता है क्वालिटी ओवरऑल समरी, नॉन क्लिनिकल ओवरव्यू, नॉन क्लिनिकल समरी, क्लिनिकल ओवरव्यू और क्लिनिकल समरी। ये होता है मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 3 में होती है क्वालिटी से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन। मॉड्यूल 4 के अंदर होता है नॉन क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स और मॉड्यूल 5 के अंदर होता है क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स। तो इस तरीके से ये जो है 5 मॉड्यूल्स होते हैं इसके, किसके, CTD ट्रायंगल के। ये जो CTD ट्रायंगल है इसके, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी फॉर्म 44 की, ठीक है, तो फॉर्म 44 रिक्वायर मतलब इसमें ज़रूरत होती है इंफॉर्मेशन की। क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी होती है इसमें, जो कि डिस्क्राइब होती है शेड्यूल वाई में। और शेड्यूल वाई किसके लिए इस्तेमाल होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, ठीक है, ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। द क्लिनिकल ट्रायल मस्ट बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद इथिकल प्रिंसिपल। जाहिर सी बात है कोई भी क्लिनिकल ट्रायल जब कंडक्ट करना होगा या क्लिनिकल रिसर्च कंडक्ट करनी होगी तो सारे के सारे इथिकल प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। द एक्ट हैज़ अ स्पेशल प्रोविजन रूल 122A
to accept international trial data or other information, to allow import and to waive the clinical trial requirement in the interest of public health. A clinical trial may also be waived for drugs that are approved and have been used in other countries for many years. शेड्यूल वाई की हम बात करें अगर शॉर्ट में यहाँ पर, तो शेड्यूल वाई क्या कहता है? शेड्यूल वाई कहता है रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस टू इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर ऑफ अ न्यू ड्रग फॉर सेल और टू अंडरटेक क्लिनिकल ट्रायल। शेड्यूल वाई में रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई हैं किसी ड्रग को इंपोर्ट करने के लिए या फिर किसी नई ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए, सेल के लिए, या फिर क्लिनिकल ट्रायल उसको जो है क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करने के लिए। इट हैज़ आउटलाइंड एक्सटेंसिव स्टडी क्राइटेरिया इन द लाइन विद द ग्लोबली एक्सेप्टेड फॉर्मेट्स जैसे कि ICH और US FDA गाइडलाइंस। ICH क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ICH का फुल फॉर्म, और US FDA यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस उसके अकॉर्डिंग, और इट कैन बी रिफर्ड टू रूल्स 122A, 122B, 122D, 122DA एंड 122DAA और इसके अलावा 122E। तो ये बहुत सारे जो हैं वो फॉर्म्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, तो इनको यूज़ किया जाता है। पर्पस ऑफ शेड्यूल वाई, शेड्यूल वाई का क्या पर्पस होता है? पहली बात तो फ्रेम करने के लिए गाइडलाइंस, टू फ्रेम गाइडलाइंस, क्लिनिकल रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, कंट्रोल एंड रेगुलेट करने के लिए नई ड्रग्स को, और CDSCO फॉर्मुलेटेड गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस अंडर शेड्यूल वाई इन 2005 में इंक्लूड किया गया। एक तो CDSCO के द्वारा फॉर्मुलेट की गई जो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैं, ठीक है, उनको भी रखा गया शेड्यूल वाई के अंदर। तो ये सारे के सारे पर्पस होते हैं शेड्यूल वाई के। तो दोस्तों ये जो है वो मैं आपको एक और यहाँ पर फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझा देता हूँ बहुत ही आसानी से। तो ड्रग प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए क्या क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे अभी डिस्कस करते आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अब ये भी आप देख लीजिए, जैसे एप्लीकेंट ने अप्लाई किया IND जो है वो एप्लीकेशन होता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ये फाइल किया CDSCO हेडक्वार्टर में या CDSCO को सबमिट किया, ठीक है। तो इसके बाद एग्जामिनेशन, मतलब वो न्यू ड्रग डिवीज़न द्वारा एग्जामाइन किया जाएगा। फिर इसके बाद डिटेल रिव्यू किया जाएगा बाय IND कमेटी द्वारा, जो कि पर्टिकुलरली इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशंस को रिव्यू करती है कमेटी, उसके द्वारा वो रिव्यू किया जाएगा। फिर रिकमेंडेशन जाएगी DCGI के पास में, IND एप्लीकेशन अप्रूव्ड, अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं तो IND एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर ये अप्रूवल मिल गया तो फिर क्लिनिकल ट्रायल जो है वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। एप्लीकेंट फॉर न्यू ड्रग रजिस्ट्रेशन, तो जो एप्लीकेशन है वो न्यू ड्रग रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट कर दिया जाएगा CDSCO के पास, फिर रिव्यू किया जाएगा DCGI द्वारा। अगर कंप्लीट होता है तो लाइसेंस जो है वो ग्रांट कर दिया जाएगा, अगर कंप्लीट नहीं हो पाता है तो रिफ्यूज कर दिया जाएगा लाइसेंस ग्रांट करना, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस होता है और ये सारी की सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, क्योंकि मुझे इससे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है।
तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।